चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पहले भी पढ़ा है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? एन इंडिफरेंस कर्व शोज all the various combination of two goods that give an equal amount of satisfaction to a consumer। मतलब कि इंडिफरेंस कर्व हमें बताती है कि हम किस प्रकार से दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बाय कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। सिंस द कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय ईच पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व yield इक्वल सेटिस्फैक्शन। आप जो भी कॉम्बिनेशन चूज करेंगे हर कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। इन अदर वर्ड्स ही गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द कॉम्बिनेशन ऑन अ गिवन इंडिफरेंस कर्व, यानी कि हर इंडिफरेंस कर्व का हर कॉम्बिनेशन आपके लिए इक्वली क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिफरेंस कर्व हमें ये बताती है कि हम किस प्रकार से दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को बाय कर सकते हैं और हर कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है? इन द वर्ड्स ऑफ लेफ्टविच, अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व शो द डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट yield इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मान लीजिए दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट एक्स है और एक प्रोडक्ट वाई है, यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व हमें ये शो करता है कि एक्स और वाई के वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने है इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, तो उसको पढ़ते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल रेफर्स टू अ शेड्यूल दैट इंडिकेट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कम्युनिटी विच yield इक्वल सेटिस्फैक्शन। अब तक हमने हर डेफिनेशन और हर मीनिंग के अंदर ये पढ़ा है, यहाँ पे ये फिर से रिपीट हो रहा है कि इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल होता है, ये बताता है कि किस प्रकार से हम दो कमोडिटी को एक साथ बाय करते हैं और जिस भी कॉम्बिनेशन में बाय करेंगे हर कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। अगले पैराग्राफ में हमने दो गुड्स को अज्यूम किया कि मान लीजिए आपके पास दो प्रकार के गुड्स हैं, एक आपका एप्पल है, एक आपके पास ऑरेंजेस है। अगर आप ए कॉम्बिनेशन बनाओ तो ए कॉम्बिनेशन कहता है कि 1 एप्पल प्लस 20 ऑरेंजेस आपको कुछ सेटिस्फैक्शन देंगे। जितना भी कॉम्बिनेशन ए सेटिस्फैक्शन देगा उतना ही कॉम्बिनेशन बी 2 + 14। अब सेकंड वाले में क्या चेंज हुआ, आपने एप्पल की एक क्वांटिटी बढ़ा दी लेकिन ऑरेंजेस की 6 क्वांटिटी कम हो गई। एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी है जहां पर आप 3 एप्पल बाय करेंगे लेकिन उस केस में आपके ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और एक डी कॉम्बिनेशन है जिसमें आप 4 एप्पल्स को बाय करेंगे, आपके ऑरेंजेस सिर्फ 7 रह जाएंगे। तो इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल हमें बताता है चाहे ए कॉम्बिनेशन है, चाहे बी कॉम्बिनेशन है, चाहे सी कॉम्बिनेशन है और चाहे डी कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। 1 + 20, 2 + 14, 3 + 10, 4 + 7, आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन अडॉप्ट कीजिए, एवरी कॉम्बिनेशन विल गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। चलिए जी, अब आती है हमारी इंडिफरेंस कर्व। देखिए हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारी इंडिफरेंस कर्व होती है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। जो इंडिफरेंस शेड्यूल आपने पीछे बनाया उसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी इंडिफरेंस कर्व बन जाती है। सेम हमने यहाँ पे देखिए टेबल ले रखा है, ये सेम टेबल है जो हमने पीछे पढ़ा था। उसी टेबल के बेसिस पे हमने यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बना ली कि जब आप एप्पल की एक क्वांटिटी बाय करते हैं तो आप ऑरेंजेस की 20 क्वांटिटी बाय करते हैं। जब आप एप्पल की 2 क्वांटिटी बाय करते हैं तो ऑरेंजेस की 4, फिर 3 क्वांटिटी ऑरेंजेस की 10 और जब 4 एप्पल तो ऑरेंजेस को 7। तो आपके पास ए कॉम्बिनेशन है, आपके पास बी कॉम्बिनेशन है, आपके पास सी कॉम्बिनेशन है, आपके पास डी कॉम्बिनेशन है। ए है 1 + 20, बी है आपका 2 + 14,
सी है आपका कॉम्बिनेशन 3+10 और डी कॉम्बिनेशन है आपका 4+7। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे आप ऑरेंज एप्पल्स की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे आपको ऑरेंजिन्स की कम क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। इसे ही क्या कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगली हेडिंग में हमारे पास ये भी है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपको अलग से पूछा जा सकता है। Marginal rate of substitution refers to that rate at which, in order to get an additional unit of a commodity, the consumer is willing to sacrifice the number of unity of another commodity। कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक यूनिट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय करेंगे तो दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। यानी कि सिंपल है, अगर आप एप्पल की ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे तो आपको ऑरेंजेस की कुछ क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या होता है कि आप पहले ज़्यादा ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद थोड़े कम ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद थोड़े और कम ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करते हैं। यानी कि आप इस टेबल में देखिए, आपका पहला कॉम्बिनेशन था 1+20, मतलब एक एप्पल और 20 ऑरेंजेस। जब आपने सेकेंड एप्पल बाय किया तो आपने 6 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब एक एप्पल के बदले 6 ऑरेंजेस। फिर तीसरे एप्पल के लिए आपने 4 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस किया और फिर चौथे एप्पल के लिए आपने सिर्फ 3 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस किया। पहले आप एक के लिए 6, फिर एक के लिए 4, फिर एक के लिए 3। इट मीन्स कि आप जैसे जैसे एप्पल की ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हैं वैसे वैसे ऑरेंजेस की कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले आपने 6 क्वांटिटी सेक्रीफाइस की, फिर आपने 4 क्वांटिटी सेक्रीफाइस की और फिर आपने सिर्फ 3 क्वांटिटी ही सेक्रीफाइस की। इसे कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जब एक के बाद आप एक और कमोडिटी बाय करते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूशन में जो गुड्स आप सेक्रीफाइस करते हैं वो डिमिनिशिंग रेट से करते हैं। पहले ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, फिर कम सेक्रीफाइस करते हैं और फिर और कम सेक्रीफाइस करते हैं। इसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगले पैरे में डिटेल में उसने फिर से इस टॉपिक को रिपीट किया है, बस वहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता दिया। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a consumer get more and more unit of one commodity, he will be willing to give up less and less unit of another commodity। जैसे जैसे उसे एक कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी मिलती जाएंगी वो दूसरी कमोडिटी की कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करेगा। दूसरे शब्दों में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स कमोडिटी फॉर वाई कमोडिटी विल गो ऑन डिमिनिशिंग व्हाइल द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो एक की ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेगा, दूसरी कमोडिटी का जो सेक्रीफाइस करने का रेशो है वो कम होता जाएगा, उसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ओवरऑल अब तक हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, ओवरऑल हमने पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम कैसे बनता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैं छोटा सा आपको गो थ्रू करवा देता हूं। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व हमें यह बताता है कि किस प्रकार से दो गुड्स का हम वेरियस कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन हर कॉम्बिनेशन जो है वो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। दिस इज कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फिर हमने पढ़ाया डेफिनेशन क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व हमें बताती है कि आप एक्स और वाई के कौन कौन से कॉम्बिनेशन अवेल करोगे जो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। फिर हमने इंडिफरेंस शेड्यूल पढ़ा था, तो इंडिफरेंस शेड्यूल में भी हमने ये पढ़ा था कि ये शेड्यूल ये इंडिकेट करता है कि दो कमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशन कौन से हैं जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। हर कॉम्बिनेशन हर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। फिर हमने इंडिफरेंस कब पढ़ा, तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या था कि इंडिफरेंस शेड्यूल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है।
फिर हमने पढ़ा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है जिस रेट से आप एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को सैक्रिफाइस करते हैं। एक एप्पल के लिए कितने ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस कर रहे हो, उसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर एक एप्पल के बदले 6 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हो तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 6:1 है। अगर एक के बदले 4 सैक्रिफाइस कर रहे हो तो 4:1 है। अगर एक के बदले 3 सैक्रिफाइस कर रहे हो तो 3:1 है। इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हो तो दूसरी कमोडिटी की आप कम क्वांटिटी क्या करते हो, सेक्रीफाइस करते हो। इसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जब एक्स कमोडिटी के लिए आप वाई कमोडिटी को सेक्रीफाइस करने जाओगे तो जैसे ही एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी और वाई की क्वांटिटी कम होती जाएगी, आप वाई की क्वांटिटी को कम सेक्रीफाइस करना शुरू कर देंगे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद करता हूं जी कि इतना आपको ये समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, पहले आप एक एप्पल के बदले एक एप्पल और 20 ऑरेंजेस का कम्बिनेशन कर रहे थे। जब आपने यहाँ पे सेकंड यूनिट एप्पल की बाई की तो आपने यहाँ पे 6 यूनिट ऑरेंजेस के क्या है, सेक्रीफाइस कर दिए। नेक्स्ट में आपने सिर्फ 4 यूनिट सेक्रीफाइस की, उसके बाद आपने सिर्फ 3 यूनिट सेक्रीफाइस की, यानी कि पहले एक के लिए 6 का सेक्रीफाइस, फिर 4 का सेक्रीफाइस, फिर 3 का सेक्रीफाइस। यही है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक टॉपिक आता है इंडिफरेंस मैप। क्या होता है, देखिए वेरियस इंडिफरेंस कर्व जहां पर एक साथ शो की जाती हैं वो इंडिफरेंस मैप होता है। यहाँ पर सिंपल सा एक सिस्टम होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व जितनी हायर होगी उतना ही आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल भी क्या होगा, हायर होगा। L6 L5 से बड़ा होगा, L5 L4 से बड़ा होगा, L4 L3 से बड़ा होगा, L3 L2 से बड़ा होगा, L2 L1 से बड़ा होगा। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब आते हैं हम मेन पॉइंट्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन क्या है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि कंज्यूमर बजट लाइन के बाहर भी जा सकता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बजट लाइन क्या होती है। तो चलिए पता करते हैं। बजट लाइन रिप्रेजेंट द डिफरेंस पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद हिज गिवन इनकम। आप अपनी इनकम में से कितने गुड्स को खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, वो कौन से 2 गुड्स हैं जो आप आसानी से खरीद सकते हैं, उसे हम बजट लाइन कहते हैं। वन हैंड ये आपकी मनी इनकम को बताता है और दूसरी तरफ ये आपकी प्राइस रेशो को बताता है कि कितनी इनकम में आप कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। दैट इज योर बजट लाइन। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। लेट अस सपोज दैट अ कंज्यूमर हैज 100 रुपीज़। मान लीजिए एक कंज्यूमर के पास 100 रुपये है और उस 100 रुपये को वो आइसक्रीम और बर्गर के ऊपर क्या है, खर्च करना चाहता है। अब आइसक्रीम की जो कीमत है, आइसक्रीम की जो कीमत है वो कितनी है, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस हमने गलत लिख दिया शायद, 10 और 20। चलिए मैं आपको समझा दूंगा। फिर भी एक प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपये है और एक प्रोडक्ट की कीमत क्या है, 20 रुपये है। और आपके पास यहाँ पे 3 ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ना ये उल्टा हो गया है, मैंने बर्गर की जगह आइसक्रीम लिख दिया, आइसक्रीम की जगह बर्गर लिख दिया, वो आप समझ जाइएगा। पहला कॉम्बिनेशन है ही मे डिसाइडेड टू बाय बर्गर्स। आप चाहिए तो सिर्फ बर्गर बाय कर लीजिए, ठीक है जी। अब बर्गर का प्राइस हमने यहाँ पे 20 अज्यूम किया हुआ है, तो अगर आप बर्गर का प्राइस 20 अज्यूम करते हो तो आप 5 बर्गर बाय कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ आइसक्रीम खरीदना चाहते हो और आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपये है तो आप 10 आइसक्रीम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि आप 5 बर्गर बाय कर सकते हैं और 10 आइसक्रीम बाय कर सकते हैं। सिंपल से आपके पास 100 रुपये है, 10 रुपये की आइसक्रीम है, ठीक है जी, और 20 रुपये का क्या है, बर्गर है। तो उसके अकॉर्डिंगली 5 बर्गर आ सकते हैं और 10 आइसक्रीम आ सकती हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास और कॉम्बिनेशन है 50, यानी कि अगर आप 4 बर्गर, 20 रुपये का बर्गर है, 80 रुपये बर्गर पे खर्च कर दें
तो फिर 20 रुपये यानी कि 10-10 रुपये की 2 आइसक्रीम आप बाई कर सकते हैं। अगर आप 3 यूनिट बर्गर की खरीदें तो 60 रुपीज़ में आएंगे, आपके पास 40 रुपीज़ बच जाएंगे, आप 10 रुपये की 4 आइसक्रीम बाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2 बर्गर खरीदते हैं, कितने, सिर्फ 2 बर्गर, तो ये 40 रुपीज़ के आ जाएंगे, आपके पास 60 बचेंगे, 60 रुपीज़ की आप 6 आइसक्रीम खरीद सकती हैं। अगर आपके एक ही बर्गर बाय करते हैं तो 20 रुपीज़ का आ जाएगा, आपके पास 80 बच जाएंगे, 80 रुपीज़ में आप 8 आइसक्रीम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ बर्गर और सिर्फ आइसक्रीम को छोड़कर भी बर्गर और आइसक्रीम दोनों के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपनी बजट लाइन के अकॉर्डिंगली। ये लेफ्ट में आइसक्रीम नहीं है, यहाँ पे बर्गर है और यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम है। यानी कि 5 मैं बर्गर बाय कर सकता हूँ और 10 मैं आइसक्रीम बाय कर सकता हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई, बजट लाइन हो गई। यानी कि मैं अपनी इस बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकता, मुझे जो भी बाय करना है इस बजट लाइन के अंदर ही रह के करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या किया जी हमने, 4 और 2 का कॉम्बिनेशन, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, 2 और 6 का कॉम्बिनेशन। तो यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो अपनी बजट लाइन के अकॉर्डिंगली। अब या तो आप सारे बर्गर खरीद लीजिए, उस केस में सिर्फ 5 बर्गर आएंगे। अगर 10 सारी आइसक्रीम खरीद लेते हैं तो सिर्फ 10 आइसक्रीम आएंगी। लेकिन क्योंकि आपके पास 2 गुड्स हैं तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और उस कॉम्बिनेशन में बाय करके आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हैं। तो ये था जी आपका कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कंज्यूमर बजट लाइन के बाहर जा सकता है, तो हमारा जवाब है नहीं। कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड द बजट लाइन। एक जो आपका कंज्यूमर होता है वो बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकता। हाँ, आपकी जो बजट लाइन है वो जरूर शिफ्ट हो सकती है, और वो किस वजह से शिफ्ट हो सकती है, अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए। कंज्यूमर की इनकम में चेंज का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो बजट लाइन भी राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम घट जाए तो बजट लाइन आपकी लेफ्ट हैंड साइड को क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो बजट लाइन राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो बजट लाइन लेफ्ट हैंड साइड को क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो इनकम के वजह से बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाए तो भी बजट लाइन लेफ्ट और राइट को क्या हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है। अगर कमोडिटी का प्राइस कम हो गया तो बजट लाइन राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगी। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो बजट लाइन आपकी लेफ्ट हैंड साइड को क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको यहां पे समझ आ गया होगा। अब वो कहता है इंडिफरेंस कर्व की अंजप्शंस क्या होती हैं। इंडिफरेंस कर्व जो चैप्टर है इसके अंजप्शन भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। पहला कंसेप्ट है कि जो यूटिलिटी होती है वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम ये मान के चलते थे कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर किया जा सकता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में हम ये मान के चलते हैं कि यूटिलिटी को ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। सेकेंड अंजप्शन होती है कि कंज्यूमर एक रैशनल पर्सन होता है जो हमेशा मिनिमम इनकम में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहता है। तीसरा हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर कंसिस्टेंट होता है अपने गुड्स को लेके और सर्विसेज को लेके। इकोनॉमी के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है और कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, तभी हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या करेगा, काम करेगा। अब इसी चैप्टर में जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कि इंडिफरेंस कर्व की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। 6 से 7 प्रॉपर्टीज हैं और सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहली प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो पहली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी, और यहां पे आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है इसका स्लोप जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की, कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की, कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। यहां पे देखिए हमने ये अज्यूम किया 2 मिनट के लिए
कि दो इंडिफरेंस कर्व ने आपस में इंटरसेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक IC1 है और एक IC2 है। अब ये जो C पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है ये अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे है, लेकिन जो A पॉइंट है वो दोनों इंडिफरेंस कर्व पे है। अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करें तो A इक्वल टू C है, A और C इक्वल है और A और B भी इक्वल है। तो अगर A और C इक्वल है और A और B इक्वल है, इट मीन्स B और C भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन B और C इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि B जो है वो छोटी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है और C जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगी उसमें सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होगा, हायर होगा। इट मींस IC2 पे जो भी पॉइंट होगा उसका सेटिस्फेक्शन हायर होगा कंपेयर टू जो IC1 पे होगा। तो B और C कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये इक्वल सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि आपने माना कि दो इंडिफरेंस कर्व यहां पे क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगली प्रॉपर्टी होती है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ऊपर आपके इंडिफरेंस कर्व होगी उतना ही सेटिस्फेक्शन का लेवल भी क्या होगा, हायर होगा। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है कि इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो ओरिजिन के कन्वेक्स होती है। इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि इकोनॉमी में मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऑपरेट करता है। जैसे जैसे आप एक की ज्यादा यूनिट बाय करोगे तो दूसरे की आपको कम यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। पहले 1 के बदले 6 ऑरेंजेस, फिर 1 के बदले 4 ऑरेंजेस, फिर 1 के बदले 3 ऑरेंजेस। मींस जैसे जैसे आप एक यूनिट बाय करोगे दूसरी कम्युनिटी की कम यूनिट सेक्रीफाइस होने लगेंगी। इसलिए इसका जो ओरिजिन होता है, कर्व का जो ओरिजिन होता है वो हमेशा कन्वेक्स होता है। इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन के हमेशा कन्वेक्स होती है। जो चौथी प्रॉपर्टी होती है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना तो कभी ओ एक्सिस को टच करती है और ना ही वाई एक्सिस को टच करती है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का जो कंसेप्ट है वो दो कमोडिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि दो कमोडिटी खरीदना अनिवार्य है। अगर आप एक्स एक्सिस को टच कर देंगे या वाई एक्सिस को टच कर देंगे, इट मींस आप एक ही कमोडिटी को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की सबसे पहली शर्त होती है कि हम दो कमोडिटी में डील करते हैं, इट मींस ना तो इंडिफरेंस कभी ओ एक्सिस को टच करेगी और ना ही इंडिफरेंस कर्व कभी वाई एक्सिस को टच करेगी। इंडिफरेंस कर्व जो है वो जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, ये पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो ये था जी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कई बार आपसे पूछ लेता है अटेनेबल क्या है, फीजेबल क्या है, अफोर्डेबल क्या है, या नॉन अटेनेबल क्या है, नॉन फीजेबल क्या है, नॉन अफोर्डेबल क्या है। देखिए ये बजट लाइन है, जो बजट लाइन के अंदर है वो अफोर्डेबल है, वो अटेनेबल है, वो फीजेबल है। और कोई भी चीज जो बजट लाइन के बाहर है दैट इज नॉट अफोर्डेबल, नॉन अटेनेबल, नॉट फीजेबल। सिंपल सा कंसेप्ट है। बजट लाइन के अंदर वाला एरिया अटेनेबल होगा, फीजेबल होगा, अफोर्डेबल होगा, लेकिन बजट लाइन के बाहर वाला एरिया नॉन फीजेबल होगा, नॉन अफोर्डेबल होगा, नॉन अटेनेबल होगा। तो उम्मीद करता हूं जी आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है, क्या होता है। देखिए, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है आउट ऑफ हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम, और तब वो अपने बिहेवियर में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं लाना चाहता, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है और जो प्राइस लाइन होती है वो टेंजेंट होती है। क्या होती है वो? टेंजेंट होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन स्लोप ऑफ IC एंड स्लोप ऑफ प्राइस लाइन आर इक्वल टू ईच अदर, जहां पर भी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप
और प्राइस लाइन का स्लोप दोनों आपस में परफेक्टली इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और सेकेंडली जो इंडिफरेंस कर्व होगी वो ओरिजिन के क्या होगी, कन्वेक्स होगी, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ये दो कंडीशन होती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब यहां पे देखिए ये डायग्राम, साथ साथ डायग्राम को भी स्टडी कीजिए। ये इस फिगर में ए बी जो है ये हमारी बजट लाइन है, सिंपल। IC1, IC2, IC3 तीन इंडिफरेंस कर्व है। एक मेरे पास देखिए IC1 है, एक मेरे पास IC2 है और एक मेरे पास IC3 है। हमारे पास 5 गुड्स हैं कॉम्बिनेशन के, मतलब 5 कॉम्बिनेशन हम बाय कर सकते हैं। ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन एंड ई कॉम्बिनेशन। दो कमोडिटी है एक्स और वाई, ठीक है जी। एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है। देखिए कंज्यूमर कोई भी गुड्स IC3 पे बाय नहीं कर सकता। क्यों IC3 पे बाय नहीं कर सकता? क्योंकि IC3 मेरी बजट लाइन से बाहर है। तो जो मेरी बजट लाइन से बाहर है वहां मैं गुड्स बाय नहीं कर सकता। कोई भी कंज्यूमर IC1 पे भी गुड्स बाय नहीं करेगा। IC1 पे क्यों बाय नहीं करेगा? क्योंकि IC1 बजट लाइन के अंदर है और मैं अपना बजट तो पूरा ही यूटिलाइज करूंगा, मैं बजट से कम खर्च नहीं करूंगा। यानी कि कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा? कंज्यूमर IC1 में, IC2 में इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि IC2 पे जो हमारी बजट लाइन है और जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो दोनों का स्लोप जो है वो परफेक्टली इंटरसेक्ट करता है ई पॉइंट पे एक दूसरे को। तो वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। नो डाउट द कंज्यूमर कैन बाय सी एंड डी कॉम्बिनेशन। देखिए कंज्यूमर जो है ई के अलावा यहाँ पे सी होगा या यहाँ पे डी होगा, तो सी और डी कॉम्बिनेशन भी बाय कर सकता है। लेकिन जो IC2 है वो कंज्यूमर को हायर सेटिस्फेक्शन देगा, और जहां पर कंज्यूमर को हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है वहां पर कंज्यूमर अपने आप को सेफ पाता है। नो डाउट कंज्यूमर कैन बाय बोथ अनदर कॉम्बिनेशन, बट ये उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। एक कंज्यूमर को जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो IC2 के ई पॉइंट में मिलेगी, और IC2 का जो ई पॉइंट है वो हमें बताता है कि यहां पर कंज्यूमर गुड्स की 5 यूनिट क्या करता है, बाय करता है एक्स की, और वाई की 10 यूनिट 5 यूनिट वाई की बाय करता है और 10 यूनिट एक्स की बाय करता है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। यहाँ पर जो आपकी बजट लाइन है और जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो परफेक्टली इंटरसेक्ट करता है, और यहाँ पर हमारी जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो ओरिजिन के कन्वेक्स होती है। तो यहाँ पर आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दोनों ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के बाद दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये चैप्टर गो थ्रू करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ठीक से अटेम्प्ट करेंगे। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।